हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। हमने स्टार्ट किया था छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, जिसका हमने पार्ट 1 देख लिया है और पार्ट 2 देखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो ADEO नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, जहाँ पे हमने छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा हुआ है। आज हमें क्या देखना है, तो आज हमें छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 का पार्ट 3 देखना है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने क्या देख लिया था, तो हमने देख लिया था हमारा चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। अध्याय 1 हमने देखा था। अध्याय 1 में धारा 1 और धारा 2 हमने पढ़ लिया है। आज हमें क्या देखना है, तो आज हमें अध्याय 2 देखना है। क्या देखना है? अध्याय 2 चैप्टर 2 देखना है। चैप्टर 2 हमारे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का क्या है, तो ग्राम सभा है। क्या है? ग्राम सभा। क्लियर है आप लोगों को? आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है। धारा 1 और धारा 2 हमारा हो गया है। धारा 3 देखते हैं हमारा। धारा 3 क्या है, तो धारा 3 बताया गया है नोटिफिकेशन ऑफ विलेज, ग्रामों की अधिसूचना। इसको पढ़ने से पहले हमने कल परिभाषा में देखा है। बताइए विलेज को कौन अधिसूचित करता है या फिर कौन निर्दिष्ट करता है? गांव को कौन निर्दिष्ट करता है? तो कल हमने देखा है कि गांव को कौन निर्दिष्ट करता है? गवर्नर। कौन निर्दिष्ट करता है? गवर्नर निर्दिष्ट करते हैं। बस वही लिखा हुआ है, द गवर्नर शैल बाय पब्लिक नोटिफिकेशन स्पेसिफाई अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज टू बी अ विलेज फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। वही चीज देखा है कि नहीं? देखिए क्या है कि गवर्नर क्या करते हैं, गवर्नर पब्लिक नोटिफिकेशन से विलेज या फिर ग्रुप ऑफ विलेज को क्या बोलते हैं कि ये विलेज है, ये गांव है। राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक गांव या गांव के समूह को गांव के रूप में निर्दिष्ट करते हैं। याद रखना आप लोग कि कौन करता है? गवर्नर जो होते हैं, राज्यपाल जो होते हैं, गांव को निर्दिष्ट करते हैं। किसी भी गांव या गांव के समूह को क्या बोलते हैं कि यह गांव है। याद रहेगा आप लोगों को। जी फॉर, यदि हम देखें गांव है ना, जी ऐसे तो आप लोग याद कर सकते हैं। जी फॉर गांव, जी फॉर गवर्नर, राज्यपाल, गांव, इस तरीके से याद रखना है ना। आइए देखते हैं। ये आपकी यहाँ पे ट्रिक बननी चाहिए, इसको इम्पोर्टेंट है। जी से गांव और जी से गवर्नर, यानी कि आप जहाँ पे देखिए अच्छा गांव है क्या, इसका मतलब कि कौन निर्दिष्ट किया है यहाँ पे? गवर्नर। गवर्नर का मतलब क्या होता है? राज्यपाल। किस तरीके से करते हैं? तो सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, ठीक है, पब्लिक नोटिफिकेशन से क्या करते हैं? नोटिफाई करते हैं। क्लियर है आप लोगों को? आइए देखते हैं आगे। अब गांव है तो गांव में क्या मतदाता की सूची होगी क्या? हाँ बिल्कुल होगी। तो धारा 4 क्या है हमारी? मतदाताओं की सूची। एक गांव के मतदाताओं की सूची। लिस्ट ऑफ वोटर्स ऑफ द विलेज, लिस्ट ऑफ वोटर्स ऑफ द विलेज। For every village specified under the section 3, there shall be a list of voter which shall be prepared in accordance with the provision of this act and the rules made thereunder. क्या बताया गया है कि धारा 3 के तहत निर्दिष्ट प्रत्येक गांव के लिए मतदाताओं की क्या होगा? एक सूची होगी। क्लियर है? बस वही लिखा है कि यदि गांव है तो गांव में मतदाताओं की सूची होगी, और वो कहाँ दिया है? धारा 4 में दिया हुआ है। ठीक है, मैं ये जो है हमारा याद हो जाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आपका सेशन देखते देखते याद होना चाहिए। अब ये बताओ, कल हमने पढ़ा था कि लोकल अथॉरिटी कौन होते हैं? लोकल अथॉरिटी कौन होते हैं? स्थानीय प्राधिकारी कौन होते हैं? तो स्थानीय प्राधिकारी वो होते हैं कि जाइए देख लीजिए 1957 वाले अधिनियम में, छत्तीसगढ़ के 1957। अब ये बताओ पब्लिक अथॉरिटी कौन होते हैं? सार्वजनिक प्राधिकरण क्या होते हैं? सार्वजनिक प्राधिकरण क्या होते हैं? जिसे क्या सार्वजनिक प्राधिकरण या फिर हम बोल सकते हैं प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी कौन है? निर्धारित प्राधिकारी कौन है? कल हमने पढ़ा है ना, कल हमने परिभाषाएं देखी हैं। तो एक एक चीज हमें याद भी करना है। ऐसा नहीं कि हम प्रीवियस लेक्चर को देख लिए तो हम भूल जाएंगे, नहीं, हमें बिल्कुल याद रखना है। बताइए
निर्धारित प्राधिकारी कौन है? निर्धारित प्राधिकारी वो होते हैं जिन्हें राज्य सरकार क्या करती है, निर्दिष्ट करती है कि आज से आप क्या बन जाएंगे, आज से आप निर्धारित प्राधिकारी हैं। ठीक है, समझ में आया, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जिसको हम बोलते हैं। अब आ जाओ रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स। अभी हमने क्या देखा, गांव, जी फॉर गवर्नर, गवर्नर निर्दिष्ट कर दिए, कैसे, तो पब्लिक नोटिफिकेशन से, यानी कि सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद में प्रत्येक गांव में क्या होता है, लिस्ट ऑफ वोटर्स होता है, मतदाताओं की सूची होती है, तो मतदाताओं की सूची भी हो गई। अब आ जाओ मतदाताओं का पंजीकरण। अब सूची है तो क्या उनका पंजीकरण नहीं होगा क्या, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा क्या, तो यहाँ बिल्कुल रजिस्ट्रेशन तो होगा। तो क्या बताया गया, आइए देखते हैं। Every person who is qualified to be registered in the assembly roll relatable to a village or whose name is entered therein and is ordinarily resident within the village shall be entitled to be the registered in the list of voters of that village। क्या बताया गया है यहाँ पे, ये बताया जा रहा है कि पंजीकरण किनका होगा, तो पंजीकरण होगा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी गांव से संबंधित विधानसभा सूची में पंजीकृत होने के लिए योग्य है। जो भी व्यक्ति विधानसभा की सूची में पंजीकृत होने के लिए क्या है, योग्य है, या फिर जिसका नाम उसमें दर्ज है और गांव के भीतर सामान्य रूप से निवासी है, तो उस गांव के मतदाताओं की सूची में पंजीकृत होने का हकदार होगा। लेट्स से हम मान करके चलते हैं, क्या मान करके चलते हैं कि ये एक गांव है, ये एक गांव है, हाँ बिल्कुल ये एक गांव है। ठीक है, ये एक गांव है। अब आप बोलेंगे कि गांव है तो गांव किसके अंतर्गत आया, विधानसभा के अंतर्गत आया कि नहीं, विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आया, हाँ बिल्कुल आया, गांव है मतलब विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। यानी कि जो भी कोई व्यक्ति यदि विधानसभा सूची में पंजीकृत है या फिर गांव में वो सामान्य रूप से वहां का निवासी है, तो वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो वो भी एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकरण का हकदार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है क्या कहीं पे कि वो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो या ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यदि वो गांव में रह रहा है और यदि वो विधानसभा सूची में पंजीकृत है तो इस गांव की मतदाता सूची में भी वो पंजीकृत हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, कहीं पे कुछ डाउट तो नहीं है। आगे देखिए हम लोग, आगे क्या बताया जा रहा है, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक गांव के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार नहीं होगा। ये नहीं कि ये गांव में भी अपना पंजीकरण करवा लिए कि यहाँ पे भी कोई खड़ा है तो यहाँ पे भी वोट दे दिए, ये गांव में भी पंजीकरण करवा लिए, बोले ये ना हमारे रिश्तेदार हैं, हम जा करके यहाँ पे भी वोट दे के आएंगे क्योंकि वहाँ पे भी इस गांव से भी ना मेरा नाम आ गया है, यहाँ पे भी चले गए, बोले इस गांव से भी मेरा नाम आ गया। हर जगह नहीं घूमना है, केवल एक ही गांव में क्या लिखा है, एक से अधिक गांव में वो पंजीकृत होने का हकदार नहीं है। इसका मतलब कि उसका पंजीकरण केवल एक ही गांव में हो सकता है। एक ही गांव में तो ये नहीं कि जहां भी तुम्हारे सगा मन खड़े हैं तो जा करके वोट दे करके आ जाएंगे, ऐसा नहीं करना है ना। क्या लिखा है, नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड इन द लिस्ट ऑफ वोटर फॉर मोर देन वन विलेज। क्लियर है, फिर आगे देखो क्या लिखा है, नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड इन द लिस्ट ऑफ वोटर इफ ही इज रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल रिलेटिंग टू एनी अदर लोकल अथॉरिटी। कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार नहीं होगा यदि वह किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत है। यदि कहीं वो और पंजीकृत है किसी स्थानीय प्राधिकारी से, बस इसका मतलब ये बताया गया है यहाँ पे, ये इसका मतलब यहाँ से क्लियरली हमको ये समझना है। यहाँ पे बोला कि एक से अधिक गांव में वो पंजीकृत, उसका पंजीकरण नहीं हो सकता। यहाँ पे यदि वो दूसरी जगह पंजीकृत है तो वो गांव में आकर के पंजीकरण नहीं। इसका मतलब यहाँ पे हम एक शब्द में समझे तो यहाँ पे ये बताया गया है कि एक व्यक्ति केवल और केवल एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत हो सकता है, उससे अधिक नहीं। क्लियर है आप लोगों को, याद रहेगा। आगे देखिए हम लोग, आगे क्या बताया गया, इसी की व्याख्या की गई है। क्या बताया गया है, द एक्सप्रेशन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, वहां बोला ना सामान्य निवासी होना चाहिए, कहाँ पे, गांव का।
तो यहाँ पे बताया गया है ये कौन है सामान्य निवासी, साधारण निवासी है कौन। तो इसका अर्थ होता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में दिया गया है और संशोधन के अधीन है कि निर्वाचन क्षेत्र के संदर्भ में इसका अर्थ लगाया जाएगा। गांव के संदर्भ में बोला गया ना कि सामान्य निवासी होना चाहिए, साधारण निवासी, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, साधारण निवासी। सामान्य निवासी मतलब गांव में वो रह रहा है, उसी का मतलब क्या होता है, उसी का मतलब होता है कि वो सामान्य निवासी है। बस इतना बताया गया। और ये कहाँ दिया हुआ है ऑर्डिनरी रेसिडेंट की डेफिनेशन, तो आरपीए 1950 में दिया हुआ है। यदि आपने भारतीय संविधान पढ़ा है तो बिल्कुल आपको ये पता होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यदि आपने पॉलिटी प्रिपेयर किया अपना तो आरपीए 1950 का संदर्भ वहाँ पे आया होगा, बिल्कुल ठीक है। तो आपने ये चीज को जाना होगा। तो यहाँ पे बस वही बताया गया है कि ये जो आरपीए है 1950 वाला, उसके सेक्शन 20 में ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब होता है कि कोई भी किसी भी निर्वाचन क्षेत्र that reference to constituency therein will be considered as a reference to village, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र के संदर्भ में इसका अर्थ लगाया जाएगा कि गांव है ये। ठीक है, समझ में आया। सामान्य रूप से बस हमें ये समझना है कि साधारण निवासी कौन होता है। साधारण निवासी वो होता है जो कि गांव में रह रहा है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। आगे क्या बताया गया, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर रजिस्ट्रेशन इन द लिस्ट ऑफ वोटर्स ऑफ अ विलेज इफ इज डिस्क्वालिफाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन इन द असेंबली रोल। बोला गया कि अच्छा ये बताओ कि कोई व्यक्ति ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अयोग्य हो जाएगा यदि वह विधानसभा सूची में पंजीकरण के लिए अयोग्य है। क्यों अयोग्य हो जाएगा? क्योंकि हमने ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है कि यदि कोई व्यक्ति विधानसभा सूची में यदि पंजीकृत है, विधानसभा सूची में यदि कोई व्यक्ति पंजीकृत है तो हम बोलेंगे कि वो गांव की मतदाता सूची में भी पंजीकरण का हकदार है। और यदि वो विधानसभा सूची में पंजीकरण के लिए अयोग्य है तो वो गांव की मतदाता सूची में भी पंजीकरण के लिए अयोग्य हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? पहले बोले कि जो कोई भी यहाँ पे विधानसभा की सूची में पंजीकृत है वो गांव की मतदाता सूची में भी पंजीकृत हो जाएगा। बोले बिल्कुल, हमको तो समझ में आ गया, लेकिन एक कंडीशन और याद रखना कि यदि वो विधानसभा सूची में यदि पंजीकरण के लिए अयोग्य साबित हो जाता है तो वो गांव की मतदाता सूची में भी पंजीकरण के लिए अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आगे देखो, आगे क्या बताया गया। धारा 6 आ जाओ। धारा 6 हमारा क्या है, मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा, ग्राम सभा की बैठक। अब ग्राम सभा की बैठक होती कब है, कितने बार होती है, कैसे होती है, आइए देखते हैं। देयर शैल बी हेल्ड एट लीस्ट वन मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा इन एवरी 3 months। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप ADEO के लिए पढ़ रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, यदि आप ABEO एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, प्यून के लिए पढ़ रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, CGPSC, CG व्यापम द्वारा आयोजित, सभी के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ग्राम सभा की बैठक, तो ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक होती है। प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक तो होगी ही। ठीक, आगे आते हैं। आगे क्या बताया गया है, बशर्ते कि ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप में मांगे जाने पर यदि जनपद पंचायत, जिला परिषद या कलेक्टर द्वारा आवश्यक हो तो ग्राम सभा की एक बैठक मांग के 30 दिनों के भीतर आयोजित की जाएगी। यहाँ पे पहले ये बोल दिए कि प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बैठक तो होनी चाहिए। फिर बोल रहे हैं प्रोवाइडेड दैट अपॉन अ रिक्विजिशन इन राइटिंग बाय मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा। क्या बोला गया? ठीक है, 3 महीने में तो एक बार बैठेंगे, लेकिन यदि मांग की जा रही है, कैसी मांग की जा रही है, तो ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा। तो ग्राम सभा के सदस्य कौन है? जिस किसी का नाम मतदाता सूची में पंजीकृत है, जो भी व्यक्ति उस पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत जिस किसी का नाम मतदाता सूची में है, या फिर हम बोल सकते हैं those who are registered in the electoral rolls of that पंचायत area are known to be as ग्राम सभा।
जिस किसी का नाम गांव की मतदाता सूची में जो भी व्यक्ति पंजीकृत है वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। बिल्कुल होते हैं। अब यहाँ पे बोला गया यदि ग्राम सभा के सदस्यों के एक तिहाई कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों द्वारा यदि मांग की जाती है, और मांग की गई तो बस बोल दे तो मांग की गई कि चलिए क्या होना चाहिए, ग्राम सभा की बैठक करो, तो नहीं। तो कैसे मांग की जा रही है? लिखित रूप से मांग की जाएगी। ध्यान देना, बहुत ध्यान देना है ना। क्या बोला गया कि पहले बोल दिए कि ग्राम सभा की बैठक कब होगी, तो 3 माह में कम से कम एक बार बैठक होगी। फिर बोल रहे हैं लेकिन यदि ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा, और कितने सदस्य, तो कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों के द्वारा यदि लिखित रूप से मांग की जाएगी तो भी मीटिंग हो जाएगी, तो भी बैठक हो जाएगी। या फिर क्या, या फिर जनपद पंचायत और इफ रिक्वायर्ड बाय जनपद पंचायत, जिला परिषद और कलेक्टर, अ मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा शैल बी हेल्ड विद इन 30 days of the requisition or such requirement। या फिर यदि जनपद पंचायत, जिला परिषद या कलेक्टर मांग कर रहे हैं कि ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए, तो मांग के 30 दिनों के भीतर भी ग्राम सभा की बैठक आयोजित कर दी जाएगी। अगेन सुनो, फिर से सुनो, क्या बताया गया कि ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक 3 माह में एक बार होगी, बशर्ते कि यदि ग्राम सभा की कुल संख्या का एक तिहाई सदस्य यदि लिखित रूप से मांग करेंगे, या फिर जनपद पंचायत, जिला परिषद या कलेक्टर के द्वारा मांग की जाएगी, तो मांग के 30 दिनों के भीतर ग्राम सभा की बैठक आयोजित कर दी जाएगी। क्लियर है? कहीं कुछ ना समझ में आए रिपीट करके आप लोग सुनिए, जरूर समझ में आएगा। अगेन फिर ना समझ में आए तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए कि यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया है, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको समझाने की। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बताया जा रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही ये ब्रैकेट देखना तो समझ जाना कि संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, पहले नहीं था, जोड़ दिया गया है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के द्वारा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा शाल बी ऑर्गेनाइज्ड इन ईच विलेज ऑफ द ग्राम पंचायत। बोले कि ठीक है बैठक तो होगी, लेकिन ये भी तो बता दो बैठक होगी कहाँ। तो यहाँ पे बताया गया है कि ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के प्रत्येक गांव में आयोजित की जाएगी। ग्राम सभा की बैठक कहाँ होगी, तो ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के प्रत्येक गांव में होगी। प्रत्येक गांव में क्या होगा, तो ग्राम सभा की बैठक होगी। क्यों, क्या बताया गया कि पंचायत क्षेत्र के इस गांव के अंतर्गत जितने भी मतदाता सूची में जिस किसी का भी नाम है तो वो सभी ग्राम सभा के सदस्य हो गए। इस गांव में अगेन यहाँ पे ये गांव में आ गए, जिस किसी का नाम मतदाता सूची में तो वो ग्राम सभा का सदस्य। इसका मतलब प्रत्येक गांव में ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के प्रत्येक गांव में आयोजित होगी। क्लियर है? फिर आ जाओ, नॉट लेस देन 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा शाल फॉर्म अ कोरम फॉर अ मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा, आउट ऑफ विच नॉट लेस देन 1/3 शाल बी विमेन मेंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार मार्क लगा कर याद करिएगा। क्या बताया गया, यहाँ पे 2A बोल दीजिए या फिर का बोल दीजिए, दोनों एक है ना। A है यानी कि का है, B है यानी कि खा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 10वें हिस्से से ग्राम सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति होगी, जिसमें से कम 1/3 महिला सदस्य होंगी। बोला गया कि ग्राम सभा की ये कुल सदस्य हैं। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, या ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा है। बिल्कुल समझ में आ गया, ये ग्राम सभा के कौन है, कुल ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या है। अब उस कुल संख्या का कम से कम 10वां हिस्सा यानी कि 1/10 यदि होते हैं तो वो गणपूर्ति करेंगे, यानी कि कोरम फॉर्म करते हैं। यदि एग्जाम में, अब आप लोग ध्यान दे रहे हो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ कि यहाँ पे
ये लिखा है, 1 में क्या लिखा है, 2 में क्या लिखा है। यहाँ पे क्योंकि हमें प्रावधान याद होने चाहिए, एग्जामिनर हमसे क्या पूछेगा, एग्जामिनर हमसे प्रावधान पूछेंगे कि गणपूर्ति के लिए कितने होने चाहिए, कितनी गणपूर्ति, यदि कितने सदस्य हैं तो उसे हम गणपूर्ति बोलेंगे। तो कुल संख्या का 10वां, कम से कम 10वां हिस्सा गणपूर्ति कहलाता है, यानी कि 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा फॉर्म अ कोरम, जिसमें से आउट ऑफ विच नॉट लेस देन 1/3 शैल बी विमेन मेंबर्स, जिसमें से कम 1/3 कौन है, तो 1/3 तो महिला सदस्य होंगी। कम से कम 10वां हिस्सा गणपूर्ति कहलाता है। कुल संख्या का, ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम 10वां हिस्सा गणपूर्ति कहलाता है, जिसमें कम से कम 1/3 कौन होना चाहिए, तो महिला सदस्य होंगी। क्लियर है? इतनी चीजें क्या आपको समझ में आई? इतनी चीज आप लोग यदि नोट्स बना रहे हैं तो ऐसे लिख लीजिए, गणपूर्ति 1/10 और महिला 1/3। ठीक है, आगे देखिए हम लोग आगे क्या बताया जा रहा है। यदि ये ब्रैकेट है तो समझ जाना कि क्या है, संशोधन के माध्यम से आया है। क्या लिखा हुआ है आइए देखते हैं। द सरपंच एंड पंच शाल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोरम ऑफ द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा फॉर देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी एज द केस में बी। सरपंच और पंच अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ग्राम सभा की बैठकों की गणपूर्ति के लिए जिम्मेदार होंगे। ये वाला इसका मैंने आपको एमसीक्यू करवाया हुआ है। यदि आप देखेंगे तो यदि आप सीजी व्यापम सीजीपीएससी की एमसीक्यू सीरीज को यदि आपने फॉलो किया है तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का जहाँ पे मैंने आपको एमसीक्यू करवाया है वहां पे मैंने इस क्वेश्चन को करवाया है आपसे। ठीक है, तो बस ये यहीं पर क्या लिखा हुआ है कि सरपंच और पंच निर्वाचन क्षेत्र के लिए ग्राम सभा की बैठकों की गणपूर्ति के लिए जिम्मेदार होंगे, यानी कि गणपूर्ति आ रही है कि नहीं। गणपूर्ति क्या है, कम से कम 10वां हिस्सा कुल संख्या का ग्राम सभा की कुल सदस्यों की कितना हिस्सा, तो 10वां हिस्सा गणपूर्ति कहलाता है। 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा फॉर्म अ कोरम। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कितने लोग होने ही चाहिए, तो इसके लिए जिम्मेदार होंगे सरपंच और पंच। इनकी जिम्मेदारी है कि गणपूर्ति करवाना है बैठक के लिए, तब जाकर के बैठक होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बता दिया गया कि कम से कम 3 माह में एक बार तो होनी चाहिए, 3 माह में कम से कम एक बार बैठक होनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे आते हैं। यहाँ पे ख में क्या बताया गया है, तो ख में बताया गया इफ एट द टाइम अपॉइंटेड फॉर द मीटिंग ऑफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट, इफ एट द टाइम अपॉइंटेड फॉर द meeting the quorum is not present, the person presiding shall adjourn the meeting to such future date and time as he may fix, and a fresh notice shall be given in the manner prescribed, and no quorum shall be necessary for such adjourned meeting। क्या बोला गया कि पहली बात तो मीटिंग तो तभी होगी, बैठक तो तभी होगी यदि गणपूर्ति होगी, यदि कोरम होगा। ठीक, फिर यहाँ पे बोल दिए, यहाँ पे बताया गया है कि यदि बैठक के लिए नियत समय पर कोरम यानी कि गणपूर्ति मौजूद नहीं है तो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति बैठक को ऐसे भविष्य की तारीख और समय के लिए स्थगित कर देगा जो वह तय कर सकता है, और निर्धारित तरीके से एक नया नोटिस दिया जाएगा और कोई कोरम आवश्यक नहीं होगा स्थगित बैठक के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया कि बैठक के लिए गणपूर्ति तो चाहिए। गणपूर्ति क्या होती है, तो कम से कम कुल संख्या का 10वां हिस्सा तो गणपूर्ति के लिए आवश्यक है। यदि नहीं हुआ तो जो भी बैठक की अध्यक्षता कर रहा है तो वह व्यक्ति क्या करेगा, अब आज की बैठक को बोल देगा स्थगित की जाती है, तो बोल देंगे कि कब मिलेंगे, तो बोलते हैं कि अपने अनुसार वो क्या बोलते हैं स्थगित कर देंगे और कोई नई तारीख को वो तय करके बता देंगे, कोई नई तारीख और समय बता देंगे। अब इस दिन आए मिले, यानी कि हम मान करके चलते हैं कि आज 21 जुलाई को बैठक होनी थी, नहीं हुई। क्यों? क्योंकि गणपूर्ति ही नहीं थी, यानी कि कुल संख्या का कम से कम 10वां हिस्सा तो नहीं आया, तो गणपूर्ति नहीं हुई तो बैठक नहीं हुई। अब बैठक नहीं हुई तो जो अध्यक्षता कर रहे थे वो क्या करेंगे, किसी भी भविष्य की तारीख और समय के लिए इस बैठक को स्थगित कर दिए, बिल्कुल कर देंगे। अब स्थगित किए हैं, हम मान करके चलते हैं कि उन्होंने 10 अगस्त के लिए कर दिया। कब के लिए कर दिया? 10 अगस्त के लिए कर दिया। अब जब 10 अगस्त को बैठक होगी तब ये नहीं देखा जाएगा कि कुल संख्या, ग्राम सभा की कुल संख्या का कम से कम 10वां हिस्सा इस बैठक के लिए आया है या नहीं। चाहे वो आए चाहे ना आए, आए हैं तो अच्छा है, नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, तो भी बैठक हो जाएगी अब।
ठीक है, समझ में आया कि दूसरी जब बैठक होगी स्थगित बैठक के लिए, क्यों? क्योंकि ये बैठक तो स्थगित बैठक है, स्थगित कर दिया गया था तो ये स्थगित बैठक है। ठीक है, तो इसके लिए कहीं पे भी कोरम की आवश्यकता नहीं, गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ में आया आप लोगों को? आगे देखिए, आगे क्या बताया गया है, बशर्ते कि ऐसी बैठक में किसी नए विषय पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भी पुराना जो भी कोई मैटर रहा होगा, कोई विषय रहा होगा, तो ये स्थगित बैठक पे उसी पर चर्चा हो जाएगी और हो गया, बस बैठक को खत्म कर दिया जाएगा। कोई नया मुद्दा नहीं लाया जाएगा, कोई नया विषय स्थगित बैठक पर नहीं लाया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट नो न्यू सब्जेक्ट शैल बी कंसिडर्ड इन सच मीटिंग। ठीक है, ये समझ जाना जो मैं बताई हूं हमेशा आपको। ठीक है, और क्या बोला गया, बशर्ते कि वार्षिक कार्य योजना, लाभार्थियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक लेखा और प्रशासनिक रिपोर्ट के लिए संकल्प ऐसी बैठक में पारित किया जाएगा जिसमें अपेक्षित गणपूर्ति है। यानी कि यहाँ पे जिसका भी नाम दिया हुआ है इसको बिल्कुल आप लोगों को याद करना है। और क्या याद करना है कि ये सभी विषय केवल और केवल तब चर्चा में आएंगे जब गणपूर्ति होगी। जब गणपूर्ति होगी, एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि गणपूर्ति के वक्त कौन कौन से विषय लिए जाते, तो गणपूर्ति के समय यदि जब भी रिक्विजिट कोरम है, और वो कोरम रिक्विजिट कोरम क्या होता है, अपेक्षित गणपूर्ति क्या होती है, तो ग्राम सभा की कुल संख्या का कम से कम 10वां हिस्सा बैठक में गणपूर्ति बनाता है, गणपूर्ति करता है, कोरम बनाता है। तो उसके लिए जब कोरम होगा तब जाकर के कि रेजोल्यूशन फॉर द एनुअल वर्किंग प्लान, सिलेक्शन ऑफ द बेनिफिशियरीज, annual budget, audit report and annual account and administrative report shall be passed in the meeting which has a requisite meeting। केवल requisite quorum, यानी कि ये विषय केवल और केवल तभी चर्चा में लाए जाएंगे जब गणपूर्ति होगी, अन्यथा ये विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी। क्लियर है आप लोगों को? याद रहेगा? आगे देखते हैं। आगे बस हो गया, यहीं तक ये आज का सेशन रहा है हमारा, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो ये क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। लेकिन सेशन एंड करने से पहले यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप्स जहाँ भी आप ऐड हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे जहाँ पे हम पार्ट 4 करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। लेकिन एंड करने से पहले मैं अगेन बोलूंगी, जो भी हमने पढ़ा है रिवाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगली क्लास में मैं आपसे पहले पूछूंगी, उसके बाद ही क्लास स्टार्ट होगी हमारी। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं। थैंक यू फॉर द सेशन।